हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ई क्लास। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, इन विच आई हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। टू चेक दैट वीडियो आउट, you can visit the link I have mentioned in the description box. So let's quickly jump onto the topic. Now we'll be talking about what are various kinds of accounting principles. So सबसे फर्स्ट आपका आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्या है कि बिजनेस एंड द ओनर दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट बिजनेस इज सेपरेट एंड ओनर्स और यू कैन से प्रोप्राइटर्स दे आर डिफरेंट। सो जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम बिजनेस और यू कैन से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। फाइन। एंड जो भी आपका ऑनर होगा वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। दैट्स व्हाई वी से कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी? बिकॉज इट इज assumed that borrowed funds are from where? Are from owners, and the business has not borrowed from the outside parties. Fine. And again if we talk about capital पे interest भी मिलता है, interest on capital. So basically आपका interest on capital से क्या होता है? Profits फर्म के रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस और फर्म को वो कैपिटल एज इन बोरोड फंड में ली हुई है जिसपे वो इंटरेस्ट देंगे। सो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोप्राइटर और ऑनर के लिए वो क्या होगा? एक तरह से अर्निंग और यू कैन से प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर owners, managers, creditors, etc. Next principle we have is money measurement. So name से clear है again, money measurement. आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, जो नो डाउट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर के बीच में, फाइन। टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर दें, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, फाइन। बट इनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके मनी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं। Like I have machine of rupees 50,000, cash rupees 60,000, then we have furniture for 20,000. So such kinds of assets can be added up because उनका measurement common है and हम उनको add कर सकते हैं। So that's why we can record them. But talking about such events, quarrel between managers, strikes done by employees, इनको हम measure नहीं कर सकते मनी टर्म्स में। सो दैट्स व्हाई वी से वी ओनली एंड ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? बेसिकली जब भी हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यही सोच के कर रहे हैं वी विल बी एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। फाइन। सो इफ वी विल बी एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, क्या हम अपने रिजल्ट्स को एट द एंड तक लेके जा सकते हैं? क्या पता हमारा बिजनेस 10 ईयर्स तक चले, 12 ईयर्स तक चले, 20 ईयर्स तक चले और मोर देन 20 भी। सो द बिजनेस नीड्स टू चेक अपॉन देयर प्रॉफिट्स, हाउ मच दे आर अर्निंग, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन द एक्सपेंडिचर, हाउ मच रेवेन्यू they are being able to generate. Fine. So such kinds of information they need after a certain time period. Fine. So अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जब शट डाउन करोगे तभी आप ascertain करोगे, because at that time it will be too late. जैसे अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूँ, आप स्कूलिंग में जाते हो फ्रॉम फर्स्ट क्लास, इफ आई से सपोज आप फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक यू कीप ऑन स्टडिंग एंड you get the ultimate result in your 12th class. Will you get any time for improvement or to rectify your past mistakes? क्या आप कर पाओगे कि आपको फर्स्ट टू 12th क्लास आप रेगुलरली पढ़ते जा रहे हो, you keep on studying and at last 12th में you get the result?
You will not be able to go into the past and rectify your mistake. So that's why, like, according to you as a school student, what happens is that after passing every year you get the result. So in the same way, businesses also, they declare their result in the form of accounting statements. Fine. So ऐसा करने से they come to know what all the profit they are earning, where are they lacking behind, or what they need to improve on, like as a student do. So in the same way, the businesses also follow the 12 months time period. Fine. For this purpose, for the accounting period, they follow 12-month time period. And according to your income tax law, if we talk about income tax law के according set किया गया है आपका एक financial year, कि after a financial year the businesses need to prepare their financial statements at the end of the year. And आपका जो financial year रहेगा वो रहेगा 1st April to 31st March. And जो आपका calendar year होता है वो रहता है 1st January to 31st December. And इसी के according ही जो businesses हैं वो after a year, or you can say at the end of the year, they prepare their financial statements. तो उन्हीं financial statements के basis पर users information ले पाते हैं. So उनको एक time period के बाद, और you can say frequent intervals पे उनको information चाहिए. So the next principle is your full disclosure principle. So full disclosure principle क्या होता है? Now again it is clear from the name itself, full disclosure. What a business needs to do? They need to disclose everything at their best. How they can disclose at their best? Basically, best here means they need to disclose the sufficient information that is needed by various users, जो financial statements में होनी चाहिए. Secondly, जो भी business enterprises के economic affairs हैं that you need to disclose, and whatever information has been disclosed should not be the fake one. Fine. जो भी आप अपने accounting statements में disclose कर रहे हो वो real picture होनी चाहिए, fake picture नहीं होनी चाहिए. Like in whatever real situation you are facing, whatever sales you are making, whatever purchases you are making, whatever liabilities you have, you need to show the clear picture and you need to disclose the important information, and you can say important as well as sufficient information which will be of material interest to the various users. So full disclosure से ये मतलब नहीं है कि as a business आप अपने secrets को भी leak out कर दोगे. It's just that you need to disclose the information that is useful to the users, जिससे वो conclusions draw कर सकते हैं that what all the profit earning capacity of the business is. Fine. So full disclosure means that sufficient information should be disclosed in your financial statements. Also there are some points जो हम balance sheet में show नहीं करते. So if we are not showing them in the balance sheet but they are of much importance to the users, कि हमने कुछ अगर चेंज किया किसी मेथड में, फाइन. सो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम फुट नोट्स के फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे लिख सकते हैं. लाइक ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? इफ यू आर चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यू कैन राइट इट इन द फुट नोट. If we talk about if we are changing the method of valuation of stock, we can again give them in the footnote. Another can be your contingent liabilities. Contingent liabilities भी आप बैलेंस शीट में या अपने स्टेटमेंट्स में कहीं शो नहीं करते हो, सो आप उसको फुट नोट्स में लिख दोगे. नाउ यू विल आस्क व्हाट आर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. सो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज which may or may not arise in the future. So contingent liability का आपका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. Like if a claim of a very big sum is pending in a court, fine. So अगर वो हमारे enterprise के against है, so it will depend on the decision of the court. क्या पता वो business के favor में भी आ जाए या against में भी. So you are not sure of. So that kind of liability may और मे नॉट अकर इन फ्यूचर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर्स को जानना इस इंफॉर्मेशन के लिए. तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी शोन इन योर फुट नोट. सो नेक्स्ट आपका आता है
principle of materiality. So materiality means what is material to other person. Material in the sense कि क्या important है एक business के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करना है. सो आपको क्या रिकॉर्ड करना है जो एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. द अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स शुड बी लेफ्ट आउट, और यू कैन मर्ज इट विथ अदर आइटम्स. या तो आप उसको मर्ज कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे कि उन आइटम्स को कंसिडर ही नहीं करोगे. इट कैन ऑल्सो हैपन दैट सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर वन बिजनेस, बट for the another business it may not be important. So nature of transaction can also vary from business to business. So according to that, whatever you are revealing in the accounting statement must be of material nature, or you can say that should be important, and you can say that should be helpful for the users of the financial statements. That means unimportant items must not be included. तो हम कब कहेंगे दैट एक आइटम बिजनेस के लिए मटेरियल है या नहीं रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो यू कैन से दैट इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव इन इट, और यू कैन से कि अगर ऐसी नॉलेज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उससे मिल रही है कि आप एक इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दैट मीन्स दैट ट्रांजैक्शन इज ऑफ मटेरियल नेचर, और यू कैन से दैट इज important for a business enterprise to record in the financial statements. So next we have is your conservatism principle, and it is also known as your prudence principle. So what does it say? According to this principle, all the anticipated losses are recorded in the books of account, whereas if we talk about unrealized gains, or you can say unrealized profits, must be ignored. कि हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो वो आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए लेते हैं. इन द सेम वे बिजनेसेस कुछ प्रोविजंस मेंटेन करके रखती हैं, वो प्रोविजंस आगे आने वाले लॉसेस में हेल्प करती है बिजनेस को. सो प्रॉफिट्स के लिए हम पहले से ही कुछ मेंटेन नहीं करके रखते, बिकॉज whenever the business will earn profit, they will record at that time only. Fine, but talking about your losses, the businesses maintain various kinds of provisions जो उनको हेल्प करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आती है. लाइक वी मेंटेन प्रोविजन फॉर योर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. तो डाउटफुल डेट्स के हम लोग क्यों प्रोविजन बनाते हैं? बिकॉज इन फ्यूचर वी नेवर नो दैट वी विल रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द पार्टी और नॉट. सो सच काइंड्स ऑफ प्रोविजंस आर हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है कॉस्ट प्रिंसिपल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. सो नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्रिंसिपल? सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब भी हम एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, हम सिर्फ और सिर्फ जब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पर करेंगे. एक्विजिशन कॉस्ट मीन्स जब हमने एक एसेट को परचेज किया था उसी प्राइस पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, ना कि जो उसकी अभी करंट वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस हैज परचेज्ड अ बिल्डिंग, फाइन, बिल्डिंग परचेज करी है एक बिजनेस ने एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 lakh, suppose in the year 2018. Fine, and after 2 years, suppose this is now 2020. In 2020, the cost of building, or you can say the current value of the building is 10 lakh. So now according to cost principle, the recording of the value of the asset is done on the previous cost, or you can say the acquisition cost, कि कितने पर हमने एक्वायर करी थी वो एसेट, उस कॉस्ट पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू. फाइन, सो इसका अनदर नेम मैंने आपको अभी बताया, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो अब हम कॉस्ट प्रिंसिपल को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी हमारी एक्विजिशन कॉस्ट होती है दैट इज रिलेटेड टू पास्ट. एंड वन मोर थिंग, दैट कि जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट रहेगी वो एवरी ईयर सेम नहीं रहेगी.
एज यू ऑल नो कि हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर, तो वो सिस्टमैटिकली ईयर टू ईयर आपका रिड्यूस होता जाता है। दैट मीन्स जो आपका पास्ट कॉस्ट है और यू कैन से एक्विजिशन कॉस्ट है वो 5 लाख है, तो इस पे हर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर इट विल सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड। फाइन, सो जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी वो करंट ईयर में आपकी बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज योर कॉस्ट प्रिंसिपल एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है दैट एवरी बिजनेस नीड्स टू डिटरमाइन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। सो अब वो करेक्ट नेट प्रॉफिट कैसे आने वाला है, हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। सबसे पहले हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस? ऑब्वियसली व्हेन वी subtract the expenses from revenue. Fine, this much is clear that जब हम expenses revenue में से माइनस कर देते हैं we get the profit of the business। तो अब बेसिकली वो कह रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल्स में आप जब भी एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बैलेंस शीट को बनाओगे और यू कैन से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओगे, व्हाट यू विल डू इज कि आप वो ही एक्सपेंसेस दिखाओगे जो आपके उस रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं द सेम ईयर में। दैट मीन्स द एक्सपेंसेस मस्ट मैच विद योर रेवेन्यू जनरेशन। दैट इज उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना भी आपने एक्सपेंस किया उस पर्टिकुलर ईयर में आप सिर्फ और सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करने वाले हो। फाइन, टॉकिंग अबाउट योर एडवांस इनकम्स and talking about if we take an example of your advance insurance premium if we have made, तो वो आपका उस करंट ईयर में से डिडक्ट हो जाएगा। सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 2-3 ईयर्स का कलेक्टिवली करंट ईयर में ही पे कर दिया, बट क्या वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम उस करंट ईयर के रेवेन्यू से रिलेटेड है? द आंसर कम्स नो, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आप एज एन एक्सपेंस उसको नेक्स्ट ईयर दिखाओगे। So that's what matching principle says. That means your revenues must match with the expenses as well. कि आप उस particular year में कौन कौन से expenses incur कर रहे हो and उसकी help से ही आपने उतना revenue generate किया। Fine. So that is your matching principle. So next आपका आता है last principle, that is dual aspect principle. So now if we see what is the name of the principle, dual aspect principle. Dual means double effect. Now how it is a double effect? Basically dual aspect means कि अगर हम एक चीज को डेबिट कर रहे हैं then definitely दूसरी चीज क्रेडिट होगी। So there will be two types of transactions that will occur on the part of the buyer and on the part of the seller as well. Fine. So अगर मैं कुछ बाय करने जा रही हूँ, सपोज आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हो मार्केट में, so you will give the cash to the seller and you will get back the phone, क्योंकि आपने फोन परचेज किया, मोबाइल फोन। सो बेसिकली होगा क्या कि आपकी तरफ से कैश जा रहा है एंड यू आर गेटिंग द फोन। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सेलर साइड, सेलर क्या कर रहा है, मोबाइल दे रहा है एंड कैश रिसीव कर रहा है। सो इन द सेम वे बिजनेसेस में एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड अनदर अकाउंट विल बी योर credited. Fine. So there is one equation if we talk about assets is equals to liabilities plus capital. So that means जितना increase या decrease आपका asset side हो रहा है उतना ही increase या decrease आपका क्या होगा, the other side of the equation. So यानी कि both the sides of the equation will have the same effect. That means dual aspect, that one account will be credited at the same time the other account will be debited as well. So that's why we say it is a dual aspect principle. For example, company के पास assets हैं 6 lakh की and again they have a liability of 5 lakh in the form of a loan. They have to repay it in future and they have a 1 lakh of capital as well. So that means the both sides of the equations are balanced. Fine. So that's why we say the dual aspect of the principle means that
there will be the double effect of the transaction in the books of accounts. That means if one account is credited, the other will be debited for sure. So that was all about what are the accounting principles that one needs to keep in mind while preparing your accounting statements. I hope आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. If you still have any doubts regarding this topic, you can comment in the comment section. And अगर आपको और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरे और वीडियोस देख सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू वॉच माय अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम. Thanks for watching my video. Bye bye.